हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का जो सेकंड पार्ट है, ये आपका पिछले चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसके अंदर भी वही चीज़ें आपकी जो पहले मैंने कराई हैं, प्राइम कॉस्ट वगैरह और इस तरह की कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकालनी है, आपने ऐड करना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वगैरह को, उसी तरीके से यहाँ पर आपने करना है। सेम वही चीज़ें सारी की सारी हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, बस सिर्फ इतना है कि इसमें आपका एक टेंडर प्राइस होता है और एक एस्टिमेटेड प्राइस होता है, जो कि टेंडर प्राइस को भी बोला जाता है। इसको थोड़ा मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ ये कैसे होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, तीन कॉमन टर्म्स होती हैं। एक होता है टेंडर प्राइस, एक होता है कोटेशन और एक होता है एस्टिमेशन। टेंडर प्राइस क्या होता है? टेंडर प्राइस होता है जैसे ब्रिज वगैरह होते हैं, हाईवेज़ वगैरह होते हैं, रोड्स वगैरह होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो आपके गवर्नमेंट्स होती है वो ये ऑर्डर निकालती है कि एक बाईपास बनना है, वो इतना 400 किलोमीटर लंबा होगा और कौन कौन उसको बनाने में इंटरेस्टेड हैं और वो कितनी पेमेंट मतलब करके खर्चा करेंगे, मतलब उनका टेंडर कितने का है, कितने रुपीज़ उस पर लगाएंगे। तो वो चीज़ें वो कहता है कि उसके बेसिस पर आपका किया जाता है, उसे बोलते हैं टेंडर प्राइसेस। ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट ये देखती है कि किसको कम से कम पेमेंट कर कर हम ये ब्रिज बनवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है आपका कोटेशन प्राइस। कोटेशन प्राइस के अंदर क्या होता है, जैसे आप मान लो कोटेशन जो होता है वो छोटी मोटी चीज़ों के लिए होता है। जैसे मान लो स्टेशनरी की आपने बहुत सारी चीज़ें मंगवानी है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि स्टेशनरी वाले से आप 4-5 स्टेशनरी वालों से डील करेंगे। आप ये पूछेंगे कि जो आपके चौक हैं वो कितने के आप सप्लाई करते हैं, डस्टर कितने के, रिम कितने के, नोटबुक्स कितने के, रजिस्टर्स कितने के, पेंसिल्स कितने की, पेन कितने के, उसके बेसिस पर करते हैं। और आपको जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है और जहाँ आपको ये लगता है कि हाँ भाई यहाँ से माल आपका अच्छा क्वालिटी का मिलेगा और अच्छे प्राइजेज़ में मिलेगा, मीन जेन्युइन प्राइजेज़ में मिलेगा, आप उसके बेसिस पर आप वो चीज़ खरीदते हैं, तो वो होता है कोटेशन बेटा। इसमें कोटेशन क्या होती है? कोटेशन जो होती है वो आपको सेलर देता है और टेंडर प्राइस में जो टेंडर मतलब जो ब्रिज बनाने वाला है वो उसको फिल करके देते हैं कि मैं इतने एस्टीमेट में इस चीज़ को तैयार कर दूंगा। तीसरा आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? जैसे हम अपने घरों में लगाते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं हम किचन में, एक एस्टिमेशन लेते हैं कि इसमें इतनी नमक डालना है, इसमें इतनी शुगर डालनी है, ठीक है, उसके बेसिस पर हम उस चीज़ को तैयार करते हैं। तो एक होता है एस्टिमेटेड और एक होता है एक्चुअल। ठीक है। उस एस्टिमेटेड के बेस पर हम एक्चुअल करते हैं। जैसे हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमने कोई प्लॉट ख़रीदना है, वो हमारा 50 लाख में आ जाएगा, हमने उस पर कंस्ट्रक्शन करवानी है, उस पर 25 लाख लग जाएंगे। एक बच्चे की मैरिज करनी है तो उस पर 5 लाख का एस्टिमेशन है, आपको हायर एजुकेशन करनी है तो उस पर आपका 10 लाख का खर्चा है। तो दैट इज़ योर एस्टिमेशन। एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेशन दोनों में डिफरेंस होना जेन्युइन सी बात है। तो ये तीन चीज़ें थी आपकी, टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस और एस्टिमेटेड प्राइस। जनरली यहाँ पर जो हम करेंगे उसमें करेंगे हम टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस और एस्टिमेटेड प्राइस ऑलमोस्ट सेम से होते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंडर भी क्या होता है, आपका जो टेंडर मतलब जो ब्रिज बनाने वाला होता है वो टेंडर करता है, और एस्टिमेशन में भी वही चीज़ है कि जो एक्चुअल में खर्चा करता है वही उसका एस्टिमेशन लेता है। तो इसमें भी आपकी क्या कौन कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, जैसे इसमें कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आ जाती है, लेबर आ जाती है, एक्सपेंसेस, वही सारी कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस, और वही शीट आपकी चलेगी जो आपने लास्ट वाले चैप्टर में की थी, उसी शीट के बेसिस पर आप इसमें करोगे। सिर्फ यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपकी सेल होती थी उसको आपने यहाँ पर टेंडर प्राइस बोलना है, और जो आपकी कॉस्ट होती थी उसको टोटल कॉस्ट ही बोलना है। वहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती थी, यहाँ कॉस्ट ऑफ टेंडर आती है, और उसमें आपने क्या करना है, प्रॉफिट्स को ऐड कर देना है, वो आपका टेंडर प्राइस हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कुछ इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, वो आप इसमें देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इसी के अंदर भाई एक इलस्ट्रेशन है, छोटी सी इलस्ट्रेशन है सिर्फ इसी को समझाने के लिए। वो कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेंडर इज़ 2 लाख रुपीज़। टेंडर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। वट विल बी द टेंडर प्राइस इफ़ द प्रॉफिट इज़ एडिड 20% ऑन द टेंडर प्राइस। अगर हम टेंडर प्राइस में 20% प्रॉफिट ऐड है, ठीक है, मीन जो 2 लाख है इसके अंदर 20% ऑलरेडी ऐड है, तो इसका मतलब टेंडर प्राइस कितने का होगा, टेंडर प्राइस ज़्यादा का होगा, ठीक है। ये तो कॉस्ट होगी ना, टेंडर कॉस्ट होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेंडर। कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेंडर मीन्स आपकी कॉस्ट है ये। तो कॉस्ट अगर आपकी दी हुई है और आपको प्रॉफिट में 20% चाहिए, टेंडर प्राइस चाहिए, मीन सेल चाहिए है आपको, तो आप सिंपल सी बात है कि आपका ये 2 लाख है तो इसका मतलब ये कॉस्ट 80 है,
ठीक है। 80 है तो आप उसी के बेसिस पे इक्वेशन बनाएंगे कि 80 पर आपकी कॉस्ट है 2 लाख रुपया, तो 1 पर कितनी होगी, 2 लाख बटे में 80 कर देंगे और गुना कितनी चाहिए आपको, 20% प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट ऐड करके आप उसके बेसिस पे क्या निकाल देंगे, टेंडर प्राइस निकाल देंगे। दूसरे केस में वो कहता है कि अगर व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑन द टेंडर प्राइस इफ द प्रॉफिट इज टू बी एडेड 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर हम 25 कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का 25 है, वहाँ आपका टेंडर प्राइस का था। ठीक है, टेंडर प्राइस का मतलब सेल प्राइस का, सेल का 20% था, नीचे जो बोलता है वो बोल रहा है कॉस्ट का, तो उसमें केस में आप कॉस्ट का करोगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले भी समझा रखी हैं। सिंपल, जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसमें प्रॉफिट की बात करता है तो आप सेल को 100 मान कर चलेंगे। अगर सेल 100 है और सेल पर 20% है तो इसका मतलब 20 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 80, जो कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपया है, तो 80 पे 2 लाख है तो 20 पर कितना होगा, सिंपल सी बात। सेकंड केस में इसका अपोजिट था, सेकंड केस में आपको कॉस्ट प्राइस का क्या दे रखा है, 25% दे रखा है, तो इसका मतलब आप यहाँ क्या लेके चलेंगे कि कॉस्ट क्या है आपकी 100 है, प्रॉफिट कितना है 25 है, सेल कितनी हो गई 125 हो गई, तो आप इसके बेसिस पे इक्वेशन बनाएंगे कि 100 पे आपका कितना है 2 लाख, तो 25 पे कितना होगा। ठीक है, उसके बाद टेंडर प्राइस को कैलकुलेट करने के इसने 4 मेथड दिए हैं, हम 1 बाय 1 इन चारों मेथड्स को पढ़ेंगे। पहला वो कहता है कि अगर पास पीरियड की कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है तो टेंडर प्राइस को आपने कैसे डिटरमाइन करना है, उसकी इलस्ट्रेशंस भी आपको दी हुई हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर कट समझाई हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, दूसरे केस में वो कहता है कि अगर पास पीरियड का प्रोडक्शन क्वांटिटी दी हुई है, नहीं दी हुई, और आपने एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट पर बेसिस पर टेंडर प्राइस को डिटरमाइन कैसे करना है। तीसरा वो कहता है जब टेंडर प्राइस जो है वो डिटरमाइन है तो आपका नेचर ऑफ कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे। और चौथी चीज़ है अगर आपको टेंडर प्राइस को डिटरमाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, तो आप कैसे करेंगे। तो ये था यहाँ तक थ्योरी पोर्शन, जो कि आपको सिर्फ इतना जानना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, जो 2-2 मार्क्स में आपसे बेसिकली पूछा जाता है। टेंडर, कोटेशंस और एस्टिमेटेड प्राइस वगैरह, या इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, तो आप इतना ही स्पेसिफिकली लिख कर आइए, दैट इज़ वेरी वेरी सफिशिएंट। उसके बाद वो कहता है कि पहला केस जहाँ पर आपकी पास पीरियड कॉस्ट एंड यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आर गिवन, तो आपको टेंडर प्राइस कैसे इसमें एस्टिमेट करना है। तो देखिए इसका इलस्ट्रेशन से मैं आपको बताती हूँ, थ्योरी पार्ट जो है वो आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और वैसे भी ये न्यूमेरिकल से ज़्यादा समझ आएगा। Following figure relate to the cost of the trampolines manufacturers in the respects of the certain types of sheet in the period of 3 months। 3 महीने के आपको शीट है। मटेरियल जो है स्टार्टिंग में आपका रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, आपका ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, फैक्ट्री वेजेस आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में, मटेरियल परचेज आपका प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, सेल आपको दी हुई है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, फिनिश में आपका लास्ट में आ जाएगा। नीचे कहता है द नंबर ऑफ शीट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग 3 मंथ इज 2200, 2200 शीट आपने तैयार करनी है, एंड द प्राइस इज टू बी कोटेड फॉर 648 शीट। प्राइस आपको जो ये दिया हुआ है ये 648 शीट का है और आपने 2200 बनानी है। तो आप उसी तरीके से कि 648 की रॉ मटेरियल है इतना, तो 2000 का रॉ मटेरियल कितना होगा, सिंपल उसी पे 2200 का कितना होगा। तो कहते हैं इन ऑर्डर टू रिलीज द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज पर पीरियड अंडर रिव्यू एज्यूमिंग नो अल्टरनेट इन द रेट ऑफ वेज एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि 648 पर इतना है तो उस पर कितना होगा। तो वो कैसे करना है, देखो ध्यान से बेटा। पहली चीज़, सबसे पहले तो मटेरियल कंज्यूम आपको निकालना है। ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया हुआ है, 5500 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपका परचेज ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ है, आपको परचेज ऑफ मटेरियल है आपका 61,500 का, उसको ऐड कर दीजिए, वो आपका कितना आ जाएगा, देखो 5500, उसमें आपने ऐड करना है 61,500, ठीक है, वो आपका आ गया 67,000। उसमें फिर आपने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक जो है 3500 रुपया माइनस कर देना है। उसको जब आप माइनस करोगे 3500 को तो वो आ जाएगा 63,500 रुपया, ठीक है। उसमें आपने फैक्ट्री वेजेस जोड़नी है 83,000, वो आपका कितना आ जाएगा 1,46,500। यहाँ तक आ गया। अब 1,46,500 के बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ने हैं, कितने हैं 13,000 के। वो जोड़ने के बाद आपका आ गया 1,59,500। उसमें आपने क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको माइनस करना है, वो कितना था 29,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपने फिनिश का क्लोजिंग जो है माइनस कर दिया, ओपनिंग था ही नहीं, ओपनिंग इसका नील दिया हुआ था। 29,000 माइनस करने के बाद आपका बैलेंस आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,30,500,
ठीक है। टेंडर प्राइस इसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसने सेल दी हुई है ना 1,41,500 रुपये आपको सेल दे रखी है, तो उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 11,000 का आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट। किसका डिफरेंस? 1,41,500 आपको सेल प्राइस है, कॉस्ट अभी आपने निकाली है 1,30,500, इन दोनों का डिफरेंस 11,000। अब देखो बहुत सिंपल सा है, ये कितनों की है, ये जो आपको दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना बना, किस पर बना, क्योंकि कॉस्ट पर आपने लेना है, तो कॉस्ट पर देखो 11,000 प्रॉफिट है आपका, कितनी कॉस्ट पर है? 1,30,500 पर, तो 100 पर कितना होगा? तो ये आपका 8.43% क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। क्लियर है। अब यही प्रॉफिट आपको चाहिए कितनी शीट पर चाहिए? कोटेशन 648 शीट पर। तो आप क्या कहेंगे कि अब यहाँ पर यूनिट निकाल लीजिए। पर यूनिट कैसे निकालेंगे आप? पर यूनिट का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई थी? 1,59,500 आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी, और पर यूनिट कितनी थी? पर यूनिट थे आपके 2200। अब इसको जब आपने डिवाइड किया था तो आपके पास आया था 72 रुपये 50 पैसे। अब इस 72 रुपये 50 पैसे को आपने गुना करना है कितने से? 648 शीट से। ठीक है, 648 से जब आप इसको गुना करोगे तो 648 की कॉस्ट आ जाएगी 46,980। ये आ गई आपके पास 648 की कॉस्ट। अब इसमें आपने ऐड करना है प्रॉफिट। कॉस्ट का कितने परसेंट था? 8.43% कॉस्ट। अब इसका 8.43 ऐड कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? 50,940 रुपया। तो ये आपकी आ जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आप थर्ड देखिए इलस्ट्रेशन कैसे है। वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग्स डाटा प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रॉफिट। आपने बनानी है। ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, सेल्स, फैक्ट्री वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस में, क्लोजिंग। उसके बाद आगे क्वेश्चन में इसने बोला है, आगे इसने बोलता है 500 स्टोव्स वर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2010 के अंदर 500 स्टोव बनाए गए हैं। कंपनी ने कोटेशन फॉर द सप्लाई ऑफ 2200 की आपने कोटेशन तैयार कर 2000 की कोटेशन तैयार करनी है। एंड द प्रपोज स्टोव्स आर यूनिफॉर्म क्वांटिटी, सेम क्वालिटी के आपने बनाने हैं, सिमिलर टू मैन्युफैक्चर इन द प्रीवियस ईयर। जो आपने 500 बनाए हैं उसी हिसाब से आपने 2000 बनाने हैं। बट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैज़ इंक्रीज बाय 15%। आपकी 15% से कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री लेबर हैज़ टू बी इंक्रीज बाय 10%। कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो 10% से बढ़ जाएगी। द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट रिलीज। प्रॉफिट किस पर है? कॉस्ट पर। तो जो कॉस्ट का प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में जैसे निकाला था वैसे ही आप यहाँ निकाल लेंगे। उसके बाद वो कहता है एज्यूम दैट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओवरहेड रिमेन्स द सेम। ओवरहेड को आपने बिल्कुल वही लेना है जो 500 के बेसिस पर थे। अब देखो जरा क्वेश्चंस को, बहुत सिंपल। पहले तो आप 500 का डाटा तैयार कर लीजिए और 500 का पर यूनिट भी साथ साथ निकालते जाइए। ओपनिंग स्टॉक ले लिया, उसमें आपने परचेज ऐड कर दी, क्लोजिंग माइनस कर दिया, उसमें मटेरियल कंज्यूम्स आपका आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपका मटेरियल कंज्यूम आ गया। उसमें आपने फैक्ट्री कॉस्ट को, फैक्ट्री वेजेस मीन जो आपकी लेबर है उसको जोड़ दिया, वो आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। ये कितनों की है? ये जो 50,000 आई है प्राइम कॉस्ट, ये 500 स्टोव की है, तो इसका मतलब 100 रुपीज़ पर यूनिट एक स्टोव पर आ गई यहाँ तक कॉस्ट। इसमें आपने फैक्ट्री एक्सपेंसेस को जोड़ा, 10,000 को 60,000 कॉस्ट हो गई। उसके बाद आपने ऑफिस एक्सपेंसेस जोड़ दिए, 10,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 70। कितने स्टोव की है? 500 स्टोव की। तो पर यूनिट कितनी आ गई? 140 पर यूनिट। उसी हिसाब से आप निकालेंगे कि 70,000 आपकी कॉस्ट है डिवाइड बाय 500। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ तक क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग देखना है। अब वो कहते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश था आपका 5,000 का और क्लोजिंग था आपका 12,000 का। इससे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। सेल आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, दोनों का डिफरेंस निकालकर प्रॉफिट निकाले। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना है। सेम जो लास्ट इलस्ट्रेशन में आपने किया था, आपका कितना आता है? 94,950 रुपये आपका प्रॉफिट आता है। कितनी कॉस्ट पर आता है? आपकी 63,000 कॉस्ट पर आता है। कितना परसेंट है वो परसेंट निकाल कर आप एक तरफ रख लीजिए, वो आपका आ जाता है 15%। वेरी सिंपल। यहाँ तक निकालने के बाद अब आपने बनानी है 2000 स्टोव की कोटेशन। अब आपको ये पता है मटेरियल जो था उसको आपने कितना बढ़ाना है, कितने परसेंट से बढ़ाना है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट जो थी वो आपकी 15% से इंक्रीज़ हो जाती है। मटेरियल कॉस्ट जो ऊपर लगी है वो आपकी 40 के हिसाब से लगी है, तो इसका मतलब 40 का आपका कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 15 से। 15 चौके 60, तो मीन 6 रुपये आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका मतलब 46 रुपये के हिसाब से 46 गुना 2000 कितनी आ जाएगी आपकी कॉस्ट?
92,000, ठीक है। फिर उसी बेसिस पर आपकी फैक्ट्री कॉस्ट को आपने कितने से इंक्रीज़ करना है, 10% से करना है। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है आपकी, 60 रुपया पर कॉस्ट है, 60 को आपने 10% से बढ़ाया, 66 हो गई। अब 66 स्टोव जो है वो 2,000 स्टोव बनानी है 66 के पर यूनिट के हिसाब से, वो आपकी आ जाएगी 1,32,000, ठीक है। ये आपकी आ गई प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस सिंपल उसने कहा था कोई चेंज नहीं करना, ऑफिस एक्सपेंसेस में भी कोई चेंज नहीं करना, उनके बेसिस पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज इट इज़ आ जाएगी। अब प्रॉफिट का आप निकाल चुके हैं, कॉस्ट पर कितने परसेंट था, अभी ऊपर निकाला था वो था 15% से, तो उस बेसिस पर आप इसको कर लीजिए। आपका क्या आ जाएगा, कोटेशन प्राइस आ जाएगा कि आप कितने तक में उस अपने स्टोव्स को सेल करने के लिए रेडी हैं। तो इसके बाद आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आती है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये भी बहुत सिंपल सी इलस्ट्रेशन है आपकी। इसके अंदर आपने क्या करना है कि ऑन द 15th August 2011 हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर्स कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू कोटेट द quote of the contract for the supply of 500 bicycle. From the following information, prepare the statement showing the price to be quoted as given in the percentage of net profit on turnover as per the release during the 6 month. 6 महीने की आपका पूरा डाटा आपको इसने दिया है क्वेश्चन के अंदर, उसके बेसिस पर आपको क्या निकालना है, 2000 बाइसिकल का दिया है, आपको 500 का कोटेशन प्राइस तैयार करना है। उसी बेस पर जैसे अभी आपने 500 स्टोव का था और आपने 2000 का कोटेशन टेंडर प्राइस आपने बनाना था, तो देखिए कैसे, उसी तरीके से बाइसिकल जो 2000 के हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दी है आपको, क्लोजिंग दे दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, डायरेक्ट वेजेस जोड़कर प्राइम कॉस्ट आ गई, उसमें आपने इनडायरेक्ट जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ऐड होते ही जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनके ऐड होते ही आपके पास आ जाती है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में आपने देखो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ फिनिश गुड का, कंप्लीटेड का क्लोजिंग दिया हुआ है, आप उसको सिर्फ माइनस करें, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। उसके बाद आपके पास सेल अमाउंट दी हुई है 2,70,000 की, वो आपका डिफरेंस आ गया बैलेंसिंग फिगर, उसके बेसिस पर आप अपना पर यूनिट निकाल लीजिए या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब आती है आपकी 500 बाइसिकल जिनकी आपने क्या करनी है, कोटेशन तैयार करनी है, ठीक है। अब कोटेशन कैसे तैयार करेंगे, कुछ चीज़ों को हमने एज्यूम कर कर चलना है। एज्यूम कर क्या करना है कि जो आपकी परसेंटेज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके क्या हैं, फिक्स नेचर के हैं, ठीक है। तो अब कैसे करना है, रॉ मटेरियल आपका कैसे कि 500 पर आपका रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होता है, 1,18,000, ठीक है। 500 पर आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ 1,18,000, तो आपका कितने पर, 2,000 पर कितना होगा, डायरेक्ट वेज उस पर फिर आपने क्या करना है, क्योंकि इसने हर चीज़ को बोला है कि आपकी फैक्ट्री लेबर्स एंड इज एक्सपेक्टेड इंक्रीज बाय 10% एंड मटेरियल बाय 15%, ये दोनों चीज़ें आपकी इसमें बोली गई हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ आपकी मटेरियल है जो कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 15% से, 15% से मटेरियल को बढ़ाएं, तो देखो 1,00,000 जो 18,000 था वो किसका था, 2,000 बाइसिकल का, तो 500 का निकालना है तो 1/4 हो गया, वो तो सिंपल सी बात है। उसके बाद उसमें आपने 15% का इंक्रीज़ करना है, तो 15% का इंक्रीज़ करके आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 33,925। उसके बाद इसी तरीके से आपने डायरेक्ट वेजेस को करना है कि आपकी 2,000 पर डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 1,50,000, तो 500 पर आपकी कितनी होंगी, और उसमें भी आपने क्या करना है, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि उसमें भी आप 10% का इंक्रीज़ कर कर दिखाएंगे, तो उसमें भी आपने 10% का इंक्रीज़ कर दिया, तो वो आपकी आ गई 41,250। यहाँ तक आपकी प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में उसने कुछ नहीं बोला, वो एज इट इज़ आपके कि 2,000 पर हैं 25,000, तो आपके 500 पर कितने होंगे, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल का भी उसने सिंपल सा बोला है, वो भी आपने एज इट इज़ करना है कि कितने परसेंट है, जो आपका 10% ऑन सेल है तो 10% ऑन सेल कर दीजिए। कॉस्ट का अगर ले रहे हैं तो वो उल्टा हो जाएगा, वो आपका 90% आपकी कॉस्ट हो जाएगी और 10% आपका प्रॉफिट और 100 सेल लेकर आप चलेंगे क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद इसी में एक छोटा सा पॉइंट और इसने एक्सप्लेन किया है कि अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस परसेंटेज को हम फिक्स मानकर चलते हैं तो इनडायरेक्ट चार्जेस जो अगर वेजेस पर हम लेकर चलते हैं तो वेजेस पर कितना आता है, 16.67%। तो कहते हैं रॉ मटेरियल और ये सारी चीज़ें तो आपकी सेम रहेंगी कि रॉ मटेरियल आपका 33,925 का है और जो आपका डायरेक्ट वेजेस है यहाँ तक तो सेम, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो आप परसेंटेज, क्योंकि लास्ट चैप्टर में मैंने जब आपको बताए थे कि कहीं पर अगर परसेंटेज नहीं दी जाती तो हम जैसे हमारे
हमारे ऑफिस फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लेबर पर लेकर चलते हैं, तो इनडायरेक्ट जो चार्जेस होते हैं वो हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं और उनको हम लेबर पर लेकर चलते हैं, लेबर मीन्स वेजेस पर लेकर चलते हैं। तो उसी बेस पर इसने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि कहीं पर अगर आपको पूरी तरह से कंफर्म नहीं है ना क्वेश्चन में डाल रखा है तो आप इसको अपने बेस पर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर इसने इसको करके दिखाया है। यहाँ तक क्वेश्चंस जो हैं आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगला जो है वो नेक्स्ट में करते हैं।